हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज लेकर आ गए हैं साइंस के MCQ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है, ANM और GNM दोनों का एग्ज़ाम डेट है जो कि दे दिया गया है। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 29 सितंबर को है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसको क्वेश्चन को जल्दी से कीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। फोकस, द्वारक, ध्रुव या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि देखिए, यह दर्पण है और जो ये दर्पण होता है, यही जो चौड़ाई होता है, इस दर्पण को क्या कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, एक हम दर्पण यहाँ पे बनाते हैं। आपको समझने के लिए एक हम यहाँ पे देखिए दर्पण बनाते हैं अच्छा सा। देखिए यहाँ पे यह दर्पण है, यह दर्पण है और इसका जो एक तरफ कलाई किया हुआ है यहाँ पे देखिए बाहर से, यह हो गया अवतल दर्पण। अब जो ब्लैक वाला भाग है, इसकी मोटाई को क्या कहते हैं बतलाइए। यहाँ पे इसकी जो मोटाई है इसको क्या कहते हैं। ये जो मोटाई आपको दिखा रहा होगा इसको क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे केंद्र पर बोलता तो यहाँ पे इसको ध्रुव बोलते हैं, केंद्र पर। अगर यहाँ पे आपको केंद्र पर पूछता तो इसको ध्रुव बोलते हैं, लेकिन इस दर्पण की मोटाई को द्वारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इसको द्वारक बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। यानी कि क्या होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ए व बी दोनों या फिर कोई नहीं। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है। इससे पहले हम लोग आवर्धन के टॉपिक यहाँ पे जान लेते हैं कि कैसा प्रतिबिंब रहता है तो आवर्धन कैसा होता है। अगर जो प्रतिबिंब सीधा है, अगर सीधा प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन भी सीधा यानी पॉजिटिव होगा। और इसको पतला कर लेते हैं पेन को। अगर ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो निगेटिव। अगर जो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, उल्टा प्रतिबिंब, तो ये तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ साथ अगर जो प्रतिबिंब एक से छोटा है, अगर जो यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा है तो कैसा बनेगा, और प्रतिबिंब बड़ा है तो कैसा बनेगा। यही मुख्यतः चार होते हैं, आवर्धन से क्वेश्चन आते हैं। अगर प्रतिबिंब छोटा बनता है तो आवर्धन एक से कम, आवर्धन एक से कम, और प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो आवर्धन एक से ज़्यादा। और अगर उल्टा बनता है तो आवर्धन जो होता है वो ऋणात्मक, और सीधा बनता है तो धनात्मक। यही चार कॉन्सेप्ट है जो कि आवर्धन से यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि CNG में कौन कौन अवयव है। CNG में कौन कौन से अवयव होते हैं। मीथेन होते हैं, इथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, या फिर इनमें से सभी। CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। यह इसको में जो अवयव होता है वो मीथेन भी होता है, इथेन भी होता है और प्रोपेन भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि LPG के मुख्य घटक कौन है। LPG का मुख्य घटक कौन है। और LPG का पूरा नाम होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है LPG का पूरा नाम। और इसमें जो LPG का मुख्य घटक जो होता है वो एथिल मार्केप्टन होता है। एथिल मार्केप्टन, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CH3 CH2 और SH होता है। यह होता है इसका मुख्य घटक। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। AU यानी कि गोल्ड, PB यानी कि क्या है, शीशा, लेड, LED लेड, AU यानी कि सिल्वर, या फिर K यानी पोटेशियम। तो बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कि जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो मुख्यतः जल के साथ जो अभिक्रिया करती है वो क्या है। देखिए पहला नंबर की सोना जो है वो जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती, चांदी भी नहीं करती, और यहाँ पे लेड यानी कि शीशा भी नहीं करती। यह जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती, नो। और जो पोटेशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी जल के साथ अभिक्रिया करती है। यस, यानी यह जल के साथ अभिक्रिया करती है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप लोगों का इसका आंसर पहले से मालूम है तो आप लोग दे सकते हैं इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होती है। और एक और क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा धातु
निम्न में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है? एक धातु है, एक अधातु। अगर अधातु के बोलता है तो अधातु में हो जाता है ब्रोमीन, अधातु में ब्रोमीन होता है, और धातु में जो होता है वो धातु में होता है मरकरी यानी Hg, मरकरी Hg। इसको पारा भी बोलते हैं, कभी कभी आपके ऑप्शन में पारा दे सकता है या फिर मरकरी दे सकता है, इसी को बोलते हैं Hg को ही पारा या मरकरी बोलते हैं। और इसका जो अधातु है वो ब्रोमीन होता है, अधातु ब्रोमीन होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे बतलाइए किस तरह के श्वसन में इथाइल अल्कोहल बनता है। और एक और बात आप लोगों को बतला देते हैं कि इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इथाइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन में बनता है, अवायवीय श्वसन। और इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C2H5OH, C2H5OH। और मिथाइल अल्कोहल CH3OH। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, वसा अम्ल का, या फिर सुक्रोज का? ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी के लिए किसका उपयोग कोशिका करती है? तो बेसिकली जो कोशिका है वो कोशिका उपयोग करती है वो ग्लूकोज का करती है, ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए पर ही देखिए ग्लूकोज का दिया है। और आप लोगों का एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और पहले के क्लास में हम एक क्वेश्चन आपको बतलाए थे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको बतलाना है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इसका आंसर बतलाना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दंत क्षरण, दंत क्षय क्या है? दंत क्षरण यानी कि दंत क्षय क्या होता है? दांत का टूटना, डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त, दांत की सफाई करना, या इनमें से कोई नहीं? क्या होती है यहाँ पर बतलाइए, दंत क्षरण क्या होती है? सभी लोग यहाँ पे बतलाइए कि दंत क्षरण क्या होती है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का, डेंटाइन और इनेमल का क्षतिग्रस्त होना। और जो दंत क्षरण है वो अम्लीय होने के कारण होता है। दांत का जब pH मान 5.5 या इससे कम हो जाता है, 5.5 से जब कम हो जाता है तो दांत का क्षरण शुरू हो जाता है, जिसको में से डेंटाइन और इनेमल क्षतिग्रस्त होने लगता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पादप, कीट, मछली, या इनमें से सभी? बतलाइए कि इनमें से स्वपोषी कौन है? यहाँ पे सभी लोग बतलाइए। तो यहाँ पे देखिए स्वपोषी तो आप लोग जानते हैं कि हरे पौधे होते हैं, और कीट जो है और मछली ये सब विषम पोषी होते हैं। तो इनमें से सभी तो विकल्प ऐसे ही गलत हो जाएगा, हरे पौधे जो है वो स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, और जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वह स्वपोषी होते हैं, और जो दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं वह विषम पोषी होते हैं। मनुष्य भी विषम पोषी ही होते हैं जो कि पौधे पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि मानव नेत्र दो है, मानव नेत्र दो है, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र होगा। मानव नेत्र की दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री, 150 डिग्री, 160 डिग्री, या 120 डिग्री? यहाँ पे दो नेत्र है और कितने डिग्री तक देख सकते हैं? तो मानव नेत्र की जो दो आंखें हैं वो 180 डिग्री तक देख सकती है, इधर भी देख सकती है और इधर भी देख सकती है, और इतना दूर में जितना भी है सभी को देख सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दिया जाए कि एक आँख कितने डिग्री तक देखता है, एक आँख के दृष्टि क्षेत्र कितना है, तो एक आँख की जो दृष्टि क्षेत्र होती है वो 150 होता है, और दोनों आँख की होती है 180। दोनों आँख की 180 और सिर्फ एक आँख की बोला जाए तो 150 डिग्री होता है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है न्यूनतम, अधिकतम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं? बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा?
हल्का सा यहाँ पे आप लोगों को नॉइज की आवाज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड साउंड, क्योंकि यहाँ पे बाहर में बारिश होने लगी है, इसलिए आप लोग यहाँ पे हल्का सा देख लीजिएगा। हम फिर भी तेज बोल रहे हैं। बतलाइए, यहाँ पे शिकार करने वाली जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, अतः इनकी दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ इसको बोलते हैं और विद्युत परिपथ इसको बोलते हैं। और यहाँ पे विद्युत धारा एक होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके ANM और GNM एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फार्मूला है। पिछला बार यही फार्मूला पर क्वेश्चन आया हुआ था और ये फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। I बराबर Q/T यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अगर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 पार्श्व क्रम संयोजित है तो इनका समतुल्य प्रतिरोध R होगा। अगर जो यहाँ पे पार्श्व क्रम है और एक समांतर क्रम, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। एक समांतर क्रम और यहाँ पे देखिए पार्श्व क्रम भी बोला है। इस तरह से 1 प्रतिरोध हो गया, 2 प्रतिरोध हो गया और एक और बोला है 3 प्रतिरोध। इस तरह से है तो क्या होगा? इस तरह से है तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए इसका जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पे R1 ऊपर है, यहाँ पे R2 है और नीचे R3 है, तो R तुल्य जो है RS बराबर हो जाता है 1/R1। इसका व्युत्क्रम में जोड़ना होता है 1 + R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है इसका पार्श्व क्रम में। तो देखिए कौन सा विकल्प पे दिया हुआ है। विकल्प नंबर देखिए आप लोग सी पर देख रहे होंगे कि आप लोग विकल्प नंबर सी पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1/R1। यहाँ पे 1/R1 यहाँ पे भी होता है RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल 1/R3। और R तुल्य जब इतना आपको सॉल्यूशन करने के बाद इसको पलट देना रहता है। 1/R तुल्य है, इसको अगर पलट देंगे, मान लीजिए कि इसका आंसर आता है लास्ट में 5/3, तो इसको पलट देना रहता है 3/5 हो जाएगा R तुल्य लास्ट में। तो इसका तो विकल्प सी हो गया सही। अगर यहाँ पे अगर समांतर क्रम में बोल देता तो सिंपल सा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता। समांतर क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको भी हम आगे बतलाएंगे। यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पे देखिए आ गया क्वेश्चन की अगर जो समांतर श्रेणी क्रम, यहाँ पे देखिए 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध और एक 3 प्रतिरोध। इधर भी है तो इस तरह श्रेणी क्रम में ही आते हैं। देखिए इस तरह से श्रेणी क्रम में है। अगर जो इसका मान भी हम यहाँ पे भर देते हैं, देखिए 1 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, इसका 4 ओम, 5 ओम, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9, 3 12 और 3 15, टोटल हो जाएगा 15। टोटल इसका 15 ओम हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पे देखिए दिया हुआ है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी तरह से R4 भी R5 जितना तक रहेगा उतना तक हो जाएगा इसी तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ऑर्स्टेड, टेस्ला, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो ए और बी दोनों होती है, ऑर्स्टेड और टेस्ला दोनों होती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एक अभिसारी लेंस होता है और एक अपसारी लेंस होता है। अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस को बोलते हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस। अपसारी लेंस को डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्ट करता है और अपसारी हो गया, एक अभिसारी होता है। अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग, एक पास कन्वर्ज करता है। उत्तल लेंस देखिए इस तरह से, उत्तल लेंस यहाँ से आता है और एक जगह इसका प्रकाश कन्वर्ज करता है, यानी कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो अवतल लेंस होते हैं उसको अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के प्रकीर्णन में, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कहाँ पे गया क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है।
अतः आवर्धन होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर शायद सेकेंड नंबर पे हम आपको बतलाए थे या फिर जब भी बतलाए हैं, लेकिन आज के ही क्लास में बतलाए हैं कि आवर्धन से संबंधित यहाँ पे 4 बतलाए थे। क्या यहाँ पे बोला है कि दर्पण जब प्रतिबिंब सदैव आभासी है और सीधा, अगर ये प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक, प्रतिबिंब सीधा है तो धनात्मक और उल्टा है तो ऋणात्मक, ये हम बतलाए थे। और अगर ये प्रतिबिंब छोटा है तो एक से कम हो जाएगा, और प्रतिबिंब अगर जो यहाँ पे बड़ा है तो एक से ज़्यादा हो जाता है। बस यही 4 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, यही 4 से क्वेश्चन आता है। और देखिए यहाँ पे आभासी एवं सीधा बोल दिया है, प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। और उत्तल दर्पण में तो सीधा बोल दिया यानी कि धनात्मक होता है और धनात्मक। और एक और यहाँ पे आपको बतला देते हैं कि देखिए उत्तल लेंस बोला है तो उत्तल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब एक से छोटा होगा, एक से कम होगा, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन एक से कम हो जाएगा और एक धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि धनात्मक होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है देखिए कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सकता है। अम्लीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन या इनमें से सभी दंत मंजन। तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब दंत का क्षय होता है तो अम्लीय होने के कारण, और जब 5.5 से कम हो जाता है या 5.5 हो जाता है तो दांत का क्षय शुरू हो जाता है। और इस अम्लीय को ख़त्म करने के लिए, हमें उदासीन करने के लिए क्षार की आवश्यकता होती है। इसलिए हम क्षारीय दंत मंजन से जब हम ब्रश करेंगे तो यह अम्ल और क्षार रिएक्शन करके उदासीन बना देता है। इसलिए हमें जो दंत मंजन की आवश्यकता होती है वो क्षारीय दंत मंजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षारीय दंत मंजन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। चीनी, चावल, नमक या इनमें से कोई नहीं। बतलाइए यहाँ पे किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो नमक में आयोडीन होता है, नमक का जो सूत्र होता है NaCl होता है, इसमें आयोडीन होता है उचित मात्रा में। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, तो यही है आज के क्लास का क्वेश्चन। और आप लोग इस क्लास को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर जो नए होंगे उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और बहुत ही जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, हम कंटिन्यू इसी तरह से क्लास करा रहे हैं, आप लोग डेली क्लास कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।